बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ अरी जवान। हम लोग डिस्कस कर रहे थे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसका पार्ट 1 है। उसमें हम डिस्कस करेंगे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के सेकेंड डिसऑर्डर को, जो कि है हमारे पास शिज़ोफ्रेनिफॉर्म। शिज़ोफ्रेनिफॉर्म हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर साइकोटिक डिसऑर्डर है। थर्ड जो है ये इसका डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है और ये किस तरह से ब्रीफ साइकोटिक और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से डिफरेंट है, और इसके अलावा इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके पास DSM-5 में दिया गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके जो स्पेसिफायर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस पहले पार्ट में हम लोग जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इसकी जो है आपके पास इसके स्पेसिफायर्स और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। शिज़ोफ्रेनिफॉर्म आपके पास जो डिसऑर्डर है ये शिज़ोफ्रेनिया की तरह का ये डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड सिम्टम्स होती हैं आपके पास वो आपके पास वैसी मतलब नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड सिम्टम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं शिज़ोफ्रेनिफॉर्म और शिज़ोफ्रेनिया में। आपके पास दोनों में जो है नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है आपकी एक्ट को, आपकी थिंकिंग को और आपको रिलेट करता है अदर, यानी आपकी जो आपके पास सिम्टम्स आती हैं डिलीरियंस हालुसिनेशंस वो इसी वजह से प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि आपका जो ब्रेन फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है। जब आपको डिलीरियंस होंगी, जब आपको हालुसिनेशन होगी, आपका जो ब्रेन फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब होगा, तो आपके जो एक्ट्स होंगे, आपके जो थिंकिंग थॉट्स होंगे वो भी चेंज होंगे। ठीक है, उनका जो पैटर्न होगा वो भी चेंज होगा। और इसके अलावा आपकी जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं वो भी चेंज होती हैं, आपकी रियलिटी की जो परसेप्शंस हैं वो भी चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे हालुसिनेशन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता तभी आप रिसीव कर रहे होते हो या आपको परसेप्शन हो रही होती है, मतलब उस पेशेंट को परसेप्शन हो रही होती है जो कि शिज़ोफ्रेनिफॉर्म या साइकोटिक शिज़ोफ्रेनिया से रिलेट कर रहा होता है या उस कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। अच्छा जी, इसमें और शिज़ोफ्रेनिया में सिर्फ ड्यूरेशन का डिफरेंस है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। शिज़ोफ्रेनिफॉर्म में आपके पास ड्यूरेशन जो है वो आपके पास 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ, ठीक है, क्योंकि आपके पास ब्रीफ साइकोटिक जो डिसऑर्डर था वो लेस देन 1 मंथ था, जबकि यहाँ पे आपके पास मोर देन 1 मंथ बट लेस देन 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 6 मंथ से ऊपर जाएगा तो आपके पास जो है वो शिज़ोफ्रेनिया में चला जाएगा डिसऑर्डर, जबकि अगर आपके पास सिम्टम्स 1 मंथ से नीचे जाएंगी तो आपके पास ब्रीफ साइकोटिक में चला जाएगा। लेकिन ब्रीफ साइकोटिक और इनसे थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से भी है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड सिम्टम्स जो हैं वो चेंज हैं, इनमें नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड सिम्टम्स जो हैं वो चेंज है। मेजरली जो डिफ्रेंशिएट आप इनमें कर सकते हैं वो इसमें शिज़ोफ्रेनिफॉर्म में और शिज़ोफ्रेनिया में कर सकते हैं कि इनका ड्यूरेशन सिर्फ डिफरेंस है, जबकि नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड सिम्टम्स जो हैं वो सेम है। आगे है जी आपके पास ऑल्दो इट कैन बी स्केरी, ये बहुत ही जो है वो कहते हैं कि ख़तरनाक किस्म का डिसऑर्डर है, लेकिन ये क्योरेबल भी है और मैनेजेबल भी है, यानी ये ट्रीटेबल भी है और मैनेजेबल भी है। सॉरी, क्योरेबल नहीं है, मैनेज इसको किया जा सकता है, कंप्लीट क्योर नहीं किया जा सकता, जबकि इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। सेकेंड नंबर पे अगर हम देखते हैं तो इसमें मैन और वुमेन दोनों में इक्वल चांसेस होते हैं इस डिसऑर्डर के डेवलप होने के, और एज होती है हमारे पास 18 to 30, जबकि हमारे पास ब्रीफ साइकोटिक में ज़्यादा वो मर्दों में होता है एज़ कम्पेयर टू औरतों में। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो हाईएस्ट प्रिविलेंस पाई जाती है वो इंडोनेशिया में पाई जाती है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा शिज़ोफ्रेनिफॉर्म जो है वो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिफॉर्म आता है, शिज़ोफ्रेनिया नहीं आता आपके पास, और टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो ये हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को, जो कि है अकॉर्डिंग टू DSM-5।
So here is a diagnostic criteria of schizophreniform according to DSM-5. यहाँ पे आपके पास इसके टोटल जो क्राइटेरिया, नंबर ऑफ क्राइटेरिया आपको दिए हुए हैं schizophreniform में, वो 4 नंबर ऑफ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। 4 नंबर ऑफ क्राइटेरियाज में सबसे पहला जो नंबर है वो यही है कि आपको रिक्वायर्ड सिम्टम्स के बारे में दिया गया था। ब्रीफ साइकोटिक में भी आपको रिक्वायर्ड सिम्टम्स का पहला क्राइटेरिया मिलेगा और यहाँ पे भी आपको पहला क्राइटेरिया जो है वो रिक्वायर्ड सिम्टम्स का है, जबकि सेकंड क्राइटेरिया ड्यूरेशन का आ जाता है, थर्ड आपके पास डिफरेंशियल का आ जाता है और इसी तरह से चलते जाते हैं। जैसे ही आप इनमें डिफरेंशिएट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला आपके पास डिफरेंस क्या आएगा कि टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग जो सिम्टम्स हैं आपके पास वो रिक्वायर हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 2 और मोर, वहाँ पे आपको ब्रीफ साइकोटिक में पॉजिटिव सिम्टम में से एक सिम्टम का होना लाजमी था। यहाँ पे भी आपको कंडीशन ये दी गई है कि पॉजिटिव सिम्टम में से एक का होना लाजमी है, जबकि नेगेटिव में से भी एक होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे नेगेटिव रिक्वायर नहीं थी, जबकि यहाँ पे नेगेटिव भी रिक्वायर होनी चाहिए। दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमें 2 सिम्टम्स रिक्वायर है और इसमें से आपके पास एटलीस्ट 1 ऑफ 3 फर्स्ट 3 ज़रूर होने चाहिए। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। डिल्यूजन्स होते हैं आपके पास फॉल्स फिक्स बिलीव्स, हेलुसिनेशंस आपके पास होती हैं जो परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जबकि एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है जिसमें आपके पास जो पेशेंट होता है वो स्विच करता है वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक क्विकली और इसमें इनकोहेरेंस नहीं पाया जाता उसका जो स्पीच होती है उसमें। उसके बाद ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर आ जाता है, जिसमें आपका जो पेशेंट होता है उसमें मोटर बिहेवियर जो होता है वो एबनॉर्मल पाया जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपका जो पेशेंट होता है, पेशेंट में जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिमिनिश्ड होते हैं। इसके अलावा एवोल्यूशंस पाई जाती हैं। एवोल्यूशंस हमने प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने नेगेटिव सिम्टम्स को डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एवोल्यूशन आपके पास क्या होता है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं। वैसे मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ये आपके पास डिक्रीज्ड इन सोशल एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एवोल्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया बी आ जाता है। यहाँ पे बी आता है जब के ऊपर वाला ए था आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्राइटेरिया बी है। क्राइटेरिया बी में आपको ड्यूरेशन दी हुई है, अगेन एन एपिसोड ऑफ द डिसऑर्डर एटलीस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी एपिसोड एटलीस्ट 1 मंथ एंड लेस देन 6 मंथ होनी चाहिए, ठीक है। 1 मंथ से ऊपर और 6 मंथ से नीचे होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास क्या है कि इफेक्टिव, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 6 मंथ के अंदर अंदर वो जो है वो रिकवर हो जाए, उसकी जो रिकवरी फेस आएगी ना वो 6 मंथ के अंदर अंदर आएगी। उसकी जो रिकवरी फेस अगर 6 मंथ से अबव चली जाती है, 6 मंथ के बाद वो रिकवर कर रहा है और 6 मंथ के बाद भी उसमें सिम्टम्स कुछ अपीयर हो रही हैं तो वो शिज़ोफ्रेनिया में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया नंबर सी है आपके पास शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर से ये किस तरह से डिफरेंस है। अच्छा, शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसमें भी ड्यूरेशन आपके पास 2 वीक का होता है, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स आपके पास आ रही होती हैं उसमें डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर की सिम्टम्स विद साइकोटिक फीचर आती हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपके पास जो उसमें सिम्टम्स अपीयर होती हैं डिप्रेसिव या बाइपोलर होती हैं, डिसऑर्डर की सिम्टम्स आती हैं, जबकि साइकोटिक फीचर्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, जो डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इसके अलावा जो दोनों अदर डोमेन्स हैं, मोटर एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर या फिर नेगेटिव सिम्टम्स के साथ साथ उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आएंगे। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो मेजर उसकी सिम्टम्स है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, ठीक है, और डिप्रेसिव मूड हो सकता है उसका। इसके अलावा बाइपोलर की सिम्टम्स यानी मैनिक, हाइपोमैनिक आ सकती हैं, ठीक है, हैव बीन आउट, रूल आउट होती हैं इसमें, ठीक है। कोई भी एक आना चाहिए, या डिप्रेसिव या बाइपोलर। उसके बाद है जी नो मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड हैव अकर कॉन्करेंटली विद द एक्टिव फेज सिम्टम्स और 2।
यानी ये एक साथ नहीं आएंगे, पहले साइकोटिक फीचर्स आएंगे, उसके बाद ख़त्म हो गया तो हो सकता है कि उसको डिप्रेशन की सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएं, और डिप्रेशन की सिम्टम्स ख़त्म हुई है तो दोबारा से उसको फ्रेनिफॉर्म की सिम्टम्स यानी डिलीरियम हालुसिनेशन की सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, इफ़ मूड एपिसोड हैव अकर्ड ड्यूरिंग एक्टिव फेज symptoms they have been present for the minority of the total duration of active and residual period of the illness। ये आगे जब हम इसके स्पेसिफायर्स बाइपोलर के स्पेसिफायर्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक्टिव फेज में कोई उसके साथ सिम्टम्स आ रही है तो हमने उसको कौन सा उसको किस चीज़ से एसोसिएट करना है, और अगर उसकी रेजिडुअल पार्ट में या फिर रेजिडुअल पीरियड में आती हैं सिम्टम्स अपीयर होती हैं तो हमने उसको स्पेसिफाई करना है। रेजिडुअल पीरियड जो होता है आपके पास रिकवरी पीरियड होता है, और आपके पास ये जो है शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है आपके पास वो डिसऑर्डर होता है जिसमें साइकोटिक फीचर्स के साथ साथ बाइपोलर या डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रही होती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया डी है, द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ना तो वो ड्रग अब्यूज़र हो, ना ही अदर मेडिकल कंडीशन हो उसमें, और ना ही मेडिटेशंस वगैरह यूज़ कर रहा हो। ठीक है, ये हर डिसऑर्डर में आपने इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। डिफरेंशिएट डायग्नोसिस में भी जब आप करेंगे तो आपने ये दो चीज़ें नहीं भूलनी कि ड्रग अब्यूज़ और दूसरा आपके पास सब्सटेंस यूज जिसमें ड्रग अब्यूज़ और मेडिटेशंस आ जाती हैं, और दूसरा आपके पास अनदर मेडिकल कंडीशन जिसमें हम हिस्ट्री लेकर उसको देखते हैं कि किसको ये प्रॉब्लम किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है, आया ये है तो हम उसको फिर स्पेसिफाई करेंगे किसी और तरीके से। ये था इसका जो है आपके पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और डेफिनेशन ऑफ शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। हमारी ये वीडियो आपके लिए, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शिज़ोफ्रेनिफॉर्म के स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे, हम उसके डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक को डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।